हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम जो कि आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली 1000 क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा तक जाएंगे। 500 to 1000 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, जो एक सीरीज़ है। इसका हम लोगों ने अच्छे से करना भी है इसको, इसके साथ साथ जो है इसका की नोट्स भी बनाना है, ताकि बार बार आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े और उसी से आपका काम चलता रहे। यही बात जो है मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस बात को आप लोग भी समझ जाइए। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में निम्न में से किस राज्य में यशस्विनी योजना शुरू की है? यशस्विनी योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है, बताइएगा। हाल ही में यशस्विनी योजना क्या है ये? इसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। अब बता दो फटाफट से कहाँ शुरू की है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये गोवा सरकार के द्वारा जो है एक तरह से योजना शुरू की गई है। गोवा में जो आपकी केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री, साथ ही साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। केरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, उनको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और ये 5 वर्ष तक जो है इंटरेस्ट फ्री होगा। 5 वर्ष तक इस पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री रहेगा ये 5 वर्ष तक लोन जो होगा। और उसके बाद जो है रीपेमेंट शुरू कर देनी है आपको नेक्स्ट ईयर से। 1 साल तो कुछ नहीं देना है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से रीपेमेंट शुरू कर देना है आपको। बस 5 वर्ष में वापस दे भी देना है, पैसा लौटा भी देना है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस पर। सबसे अच्छी बात ये, राइट। उसके बाद भी नहीं दे पाया है कोई तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 5 लाख रुपए स्वयं सहायता समूह जो है, वुमेन स्पेशली, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाने के लिए यशस्विनी योजना जो है ये शुरू की है गोवा ने। इसके अलावा जो है इसी दिन स्वस्थ सखी जो है प्रोजेक्ट, इसके अलावा जो है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट, ये 2-3 प्रोजेक्ट और भी लॉन्च किए थे गोवा के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद गोवा का जिक्र आ रहा है, तो गोवा के बारे में थोड़ी सी बात, ये आपको समझ आ गया ना अच्छे से। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मेन है ये योजना जो है। और वुमेन स्पेशली 5 लाख रुपया जो है दिया जाएगा इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है समूह जो होना चाहिए उसको मिलेगा, राइट। गोवा की अगर बात करें तो गोवा कहां पर? हमारा तटीय राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। कैपिटल क्या है? पणजी है, इसकी राजधानी पणजी है। इसके अलावा अभी वर्तमान में इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत जो है इसके चीफ मिनिस्टर है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना है कि गोवा के जो गवर्नर है वर्तमान में, इसको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना है। क्यों? क्योंकि सत्यपाल मलिक जो है गोवा के गवर्नर थे, पहले राज्यपाल थे, उनको अभी मेघालय भेज दिया गया है। उनको कहां भेज दिया गया? जो पहले सत्यपाल मलिक थे उनको तो मेघालय भेज दिया गया। ये बात मैं इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं। सत्यपाल मलिक जो गोवा के गवर्नर थे, इनको कहां भेज दिया गया है? इनको भेज दिया मेघालय। तो अभी जो वर्तमान में कौन संभाल रहा है इस पदभार जो है, ये संभाल रहे अभी भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वैसे तो महाराष्ट्र के गवर्नर है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी को एडिशनल चार्ज दे रखा है गोवा का भी। जैसे उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल है, उनको एडिशनल चार्ज किसका दे रखा है? मध्य प्रदेश का। उसी प्रकार से इनको एडिशनल चार्ज दे रखा है गोवा का। तो ये बात ध्यान रखना। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी के पास एडिशनल चार्ज है। चीफ मिनिस्टर जो है प्रमोद सावंत है, और पणजी जो है वो कैपिटल है इसकी। इसके अलावा देखो इसकी 2 प्रमुख नदियां हैं। 2 प्रमुख नदियां कौन सी है? एक है जुआरी, एक नदी का नाम है जुआरी, और एक है मांडवी। मांडवी और जुआरी जो है वो 2 मुख्य नदियां हैं गोवा की। 2 मुख्य नदियां हैं गोवा की, मांडवी और जुआरी। अगर पूछ ले बाय चांस कौन से राज्य में है मांडवी, कौन से राज्य में जुआरी, तो आपका आंसर होगा गोवा। इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा में और कोई खास बात, तो गोवा के अंदर जो है पोर्ट है, जो आपका मेजर पोर्ट है, बड़ा पोर्ट, जो कि भारत के अंदर 12-13 बड़े पोर्ट है, उसमें से गोवा में है एक मार्मागुआ, ठीक है। तो वो गोवा के अंदर है। इसके अलावा
गोवा में अभी जीआई टैग दिया गया है, जिसके क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जाएंगे। गोवा के अंदर अभी हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया है, ये किस किस को दिया गया है, ये इसका क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछने की संभावना है। जीआई टैग पता ही आपको, जीआई टैग जो एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। जो अभी जो दिया गया है गोवा के अंदर, किस किस को दिया गया है, एक तो उनका जो त्योहारों का मीठा पकवान है इनका खाजा, मीठा पकवान खाजा, ठीक है, मीठा पकवान क्या है, खाजा, उसको मिला है। इसके अलावा हरमल मिर्च, मसालेदार हरमल मिर्च को मिला है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज और है जिसको मिला हुआ है, वो क्या है इधर, मोयरा केला, मोयरा केला, मोयरा केला। इन तीनों को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मीठा पकवान खाजा, देन जो है हरमल मिर्च, देन मोयरा केला, इन तीनों को अभी दिया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट, क्लियर। तो ये कुछ एक चीजें गोवा के बारे में ध्यान रखनी है। भगत सिंह कोश्यारी अभी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं राज्यपाल का, और इसका यशस्वनी योजना का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन से राज्य में शुरू की गई है, और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, तुगलक किस भाषा की प्रसिद्ध राजनीतिक और व्यंग्य पत्रिका है। देखिएगा पहली चीज तो इधर आ रही है तुगलक, इसका क्वेश्चन बनने की संभावना क्यों है, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ जो है तुगलक पत्रिका की 50वीं वर्षगांठ थी 2020 में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया था इसको। तो यहाँ पर तुगलक पत्रिका जो है, इसका ध्यान रखना है, चो रामास्वामी करके जो है इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक जो थे, इनका 2016 में निधन हो गया था। इसके संस्थापक थे चो रामास्वामी, ये इसके संस्थापक थे, ठीक है। इनका निधन हो गया था 2016 में। इनकी 50वीं वर्षगांठ जो है तुगलक पत्रिका की 2020 में थी। ये एक राजनीतिक और व्यंग्य पत्रिका है, जो कि किस भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका है ये पूछा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, तमिल की है, ठीक है। किस भाषा की है, तमिल। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, तमिल की है ये, और संस्थापक इसके कौन है, रामास्वामी है, क्लियर है। इसके बाद जो है तमिल की बात आ रही है, तो आपको पता होगा तमिलनाडु के अंदर जो है तमिल बोलने वाले लोग ज्यादातर तमिलनाडु के अंदर रहते हैं, और तेलुगु बोलने वाले जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर। और तेलुगु वाले बोलने वाले लोग जो आंध्र प्रदेश जो है वो अलग हो गया था तमिलनाडु से, पहला भाषाई आधार पर राज्य 1953 में तेलुगु जो भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, जो कि पहला भाषाई आधार पर है, राइट। इसके अलावा अगर बात करूं तमिलनाडु के बारे में, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। यहां पर तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर अगर बात करें विधानसभा सीट्स की, राज्यसभा और लोकसभा की, तो विधानसभा सीट्स कितनी है, 234। इसके अलावा लोकसभा सीट जो है 39 है। इसके अलावा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 18 है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर विधानसभा सीटें 2, 3, 4, 39 जो है लोकसभा, और राज्यसभा की कितनी है, 18 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तमिलनाडु के बारे में। इसके अलावा तमिलनाडु का कैपिटल जो है वो कौन सा है, वो चेन्नई है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर और क्या खास बात है, तमिलनाडु के अंदर क्या है, उट्टी फेमस हिल स्टेशन तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। उडनगमंडलम उसका पूरा नाम है, उट्टी वेरी फेमस हिल स्टेशन, ठीक है, वो तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु के अंदर जो है आपका गल्फ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार जो नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा जो नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी जो है उसके अंदर आपका नीलगिरी का हिस्सा जो है 3 राज्यों के अंदर है। एक्चुअल में 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका केरला। तो कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु के अंदर भी नीलगिरी का आता है। इसके अलावा अगर और बात करूं, तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मीनाक्षी देवी टेम्पल जो है, जो पार्वती और शिव को जो है उनके नाम से एक तरह से मीनाक्षी देवी टेम्पल जो है वो है वहां पर, जो कि कहां पर आपका मदुरई के अंदर है। तो ये इस प्रकार की चीजें जो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है पोंगल हो गया, जल्लीकाट्टू हो गया, ये वहां के फेस्टिवल है। भारतनाट्यम जो है वो वहां का प्रसिद्ध जो है नाटक, प्रसिद्ध जो है डांस है भारतनाट्यम। जैसे कथकली और आपका मोहिनी अट्टम केरला का है, उसी प्रकार भारतनाट्यम जो है वहाँ का क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। तो इस प्रकार से छोटा छोटा मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ एक तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतनाट्यम जो है डांस हो गया। इसके अलावा जो है आपकी अगस्तामलाई और सत्यामंगलम, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन कौन सी, अगस्तामलाई और सत्यामंगलम,
मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताई, अगस्ता मलाई और सत्यामंगलम। इसके अलावा नेशनल पार्क मैंने बताया, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है वहाँ पर। इसके अलावा जो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क भी है तमिलनाडु के अंदर, राइट। पोंगाल जो है और जल्लीकाटू नाम से 2 फेस्टिवल भी है वहाँ पर, पोंगल और जल्लीकाटू जो है ये फेस्टिवल है वहाँ के, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात करें सीएम की और राज्यपाल की, तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, वो है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा जो है तमिलनाडु के अंदर सीएम कौन है अभी, एड्डापड्डी पलानीस्वामी, राइट। तो ये जो है ये वहां पर अभी राज्यपाल है, और ये वहां पर ये जो है बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है और एड्डापड्डी पलानीस्वामी जो है वो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था, तमिल। तुगलक पत्रिका तमिल है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 50वीं वर्षगांठ थी 2020 में, मोदी जी ने संबोधन किया था इस मौके पर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। इसके संस्थापक थे रामास्वामी, जिनका डेथ हो गया था 2016 में ही, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्थापक मैक्सिमम पूछ सकता है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु के अंदर विधानसभा 234, लोकसभा 39, राज्यसभा 18 सीटें हैं। तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित जो है वो अभी वर्तमान में राज्यपाल है, और पलानीस्वामी जो है वो अभी मुख्यमंत्री है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा उट्टी जो है फेमस हिल स्टेशन है तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा जो है गल्फ ऑफ मन्नार और मुद्दुमलाई जो है वो नेशनल पार्क है। सत्यामंगलम और आपका अगस्तामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी फेमस, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बारे में जल्लीकाटू और पोंगल हो गया, वो ध्यान रखना है, राइट। तो ये इस तरह से चीज़ें, भारतनाट्यम डांस हो गया, ये ध्यान रखना, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, बताइएगा। शाबाश। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, बताइएगा आप लोग। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, 3-4 ऑप्शन है आपके सामने। विश्व बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, विश्व आर्थिक मंच है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है। विच इज द करेक्ट आंसर, कौन करता है जारी? ये एक्चुअल में स्वास्थ्य का क्या लेवल है, शिक्षा का क्या स्तर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कितनी है, कार्य करने का जो है वो सिस्टम, वर्क इकोसिस्टम कैसा है, इन सब के आधार पर जो है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इंडेक्स जारी किया जाता है, जो आपका 2000 इसका अभी इसने किया, तो 5वीं बैठक जब इसकी हुई थी 2020 के अंदर दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, तो उसमें जो है जारी किया गया, जिसके अंदर इंडिया का रैंक आया है 76। भारत जो है इसमें 76वां स्थान प्राप्त किया है। 82 देशों की जो रिपोर्ट जारी की इसने, ये इंडेक्स जारी किया, इसमें टोटल 82 कंट्री थे, ठीक है। इसमें इंडिया का स्थान जो है कौन सा आया, 76वां स्थान आया भारत का। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला, 76वां। 82 देश टोटल थे इसके अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे जो है टॉप पे रहे। इसमें टॉप कौन पे रहे, टॉप कौन है, तो टॉप इसमें है डेनमार्क, इसके अलावा फिनलैंड और नॉर्वे, ये जो है टॉप 3 कंट्री रहे, नॉर्वे, ठीक है। ये टॉप 3 कंट्री थे, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे। भारत 96वें स्थान पर रहा। 82 देशों का वर्ल्ड आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया जो रिपोर्ट है उसके द्वारा, या इंडेक्स है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि 50वीं बैठक कहाँ हुई थी इसकी, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, या विश्व आर्थिक मंच जो, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। स्थापना कब हुई, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है कोलोन स्विट्जरलैंड के अंदर। हेडक्वार्टर्ड इन कोलोन स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात कि वर्ल्ड सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 82 कुल देश से 76वां भारत का स्थान, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे टॉपर है। इसकी स्थापना जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की या विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की बात करें 1971 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कोलोन स्विट्जरलैंड के अंदर है, राइट। क्लियर है इतनी चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर लगा दिया था ना ऑप्शन,
ये आपका करेक्ट आंसर हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पढ़िएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, क्या है ग्लोबल, अंग्रेजी भाषा में हम लिखते हैं इधर साइड में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइएगा शाबाश। संयुक्त राज्य आर्थिक और सामाजिक परिषद, या फिर आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या फिर एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप? कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग या दूसरे देश के लोग जो है किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ट्रेंड क्या चल रहा है, एफडीआई कौन से देश में ज़्यादा आ रहा है, एफडीआई कौन देश अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है, वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड का मेन मुद्दा। ठीक है, ये कौन जारी करता है? तो आपको नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, अगर थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल ठीक है या फिर आपको लगता है कि ऐसा है, तो व्यापार और विकास जो है ये UNCTAD जो है, यूनाइटेड जिसको हम लोग कहते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी इसका मेन मुद्दा यही है, ट्रेड और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, व्यापार और जो आपका विकास है इसको बढ़ावा देना देशों के अंदर, इसका मेन यूनाइटेड का काम भी यही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है ये अभी 2019 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार इसने बताया कि जो विकसित देश है उनमें एफडीआई कम आ रही है, लेकिन जो विकासशील देश है यानी डेवलपिंग जो कंट्रीज है लाइक इंडिया, उनके पास जो एफडीआई ज़्यादा आ रही है। जैसे कि भारत में उसने बताया कि भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार 16% एफडीआई के अंदर वृद्धि हुई है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें 6% की कमी आई है। बट ये आंकड़ों में ज़्यादा नहीं जाना आपको सिर्फ इसमें से क्वेश्चन यही बनता है और इसी प्रकार से पूछ सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मॉनिटर ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जो है जारी की जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या UNCTAD, और इसका काम क्या है वो मैंने आपको बताया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है टॉप एफडीआई लेने वाले कौन देश आज भी, सबसे टॉप में एफडीआई कौन किसको मिलता है, सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है आज भी USA को अट्रैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा एफडीआई। दूसरे नंबर पे जो USA के बाद जो सेकंड आता है वो आपका आता है चाइना, और उसके बाद जो है फिर आता है सिंगापुर। टॉप एफडीआई अट्रैक्ट करने वाले देश ये है। और भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। तो सिंगापुर से जो है भारत में सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे मॉरिशस से सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत के अंदर आता है। ठीक है, तो टॉप एफडीआई का अट्रैक्टिंग कंट्री की बात करें तो ये तीनों जो है टॉप एफडीआई आपके अट्रैक्ट करने वाले कंट्री। इसके अलावा UNCTAD की बात कर रहे थे हम लोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। राइट, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी के सम्मान में किस अफ्रीकी देश में सम्मेलन किया गया है? देखिएगा, अफ्रीका जो है उसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है या डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास जो है बहुत सारे रिसोर्सेज तो है, संसाधन तो है, लेकिन वो संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाया आज भी। बहुत संसाधन अफ्रीका के अंदर, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए हर कोई वर्ल्ड जो के देश जो है वो उस अफ्रीका की तरफ आज के दिन देख रहे हैं, उसके साथ जो है किसी ना किसी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, और भारत भी जो है इसी प्रकार से जुड़ना चाहता है। तो अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका के साथ तो महात्मा गांधी का संबंध रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के सीधा महात्मा गांधी का नाम आ रहा है, साउथ अफ्रीका लगाओगे। क्यों? क्योंकि 1893 से लेकर 1915 तक जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर रह चुके हैं। बट इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। महात्मा गांधी आपको पता है ना, अफ्रीका में 1893 में गए थे और 1915 में फिर भारत लौटे थे वहां पर। तो वहां पर काफी लंबा समय गुजारा था उन्होंने। बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नाइजर। ये नाइजर के साथ जो है भारत ने, अफ्रीकन कंट्री है नाइजर, इसके साथ भारत ने जो है ये सम्मेलन का स्थापित किया एक तरह से। तो ये ध्यान रखना है।
क्योंकि नाइजर के साथ हम लोग जो है हमारे संबंधों को, हमारे रिलेशंस को और अच्छा और बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हमने ऐसा किया था। रिवर जो है वहाँ पर नदी है नाइजर, उसी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा हुआ। नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है। नाइजीरिया इससे नीचे की तरफ पड़ जाता है। अफ्रीका के मैप में देखोगे नाइजीरिया नीचे, उसके ऊपर नाइजर है। नाइजर नदी है, उसके नाम पर इसका नाम नाइजर पड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी राजधानी है नियामे, ठीक है, इसकी राजधानी है नियामे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो महात्मा गांधी के सम्मान से किस अफ्रीका के देश के साथ सम्मेलन हुआ है, तो नाइजर, बस इतना सीधा ही बनेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई है? बता दीजिएगा कौन सा राज्य है जिसने शुरू की है फार्मर एक्सीडेंट कल्याण योजना या वेलफेयर स्कीम, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। देखिएगा, अगर किसान खेत में काम करते करते मृत्यु हो जाती है उसकी, अगर उसे कुछ हो जाता है, विकलांगता आ जाती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसको, उसके घर परिवार वालों को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो कृषक कल्याण योजना जो है, इसके तहत क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई है, जिसके तहत जो खेत में काम करते करते अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता आ जाती है, उसके कारण जो है किसी भी एक्सीडेंट से, मशीनरी के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो जो है उसके परिवार को 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे एक सहायता के रूप में। तो ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी की सरकार के द्वारा ये किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, तो उत्तर प्रदेश का आपको पता होगा सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 403 उत्तर प्रदेश की है। इस देश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट्स उत्तर प्रदेश की है, लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा इसी की है, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक चीज़ें इसकी उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो मनरेगा के तहत जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी कौन है? उत्तर प्रदेश है। ये कुछ एक चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। मनरेगा वाली बात मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि मनरेगा के अंदर आपको पता है कि मनरेगा में पहले 61,000 करोड़ रुपए जो है अलॉट किए गए थे इसमें बजट के अंदर, बट बाद में जो है 40,000 करोड़ और दिया गया, ठीक है। तो मनरेगा जो है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मनरेगा क्वेश्चन जो है इस बार बनने की संभावना ज़्यादा है। मनरेगा जो है कब आया था? 2005 जो है मनरेगा एक्ट 2005 नरेगा एक्ट था एक्चुअल में। ये नरेगा एक्ट 2005 था, जिसका क्या नाम था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था 2005 में आया था, ठीक है। तो इस बार इसके वेज में भी वृद्धि कर दी गई है। इस बार जो है वेजेस के अंदर भी वृद्धि की है। जो इसके अंदर पहले 182 रुपये होता था वेज, उसको अभी 202 रुपया कर दिया गया है। तो यह 20 रुपये का वृद्धि कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वेज जो है मनरेगा के तहत देता है हरियाणा और सबसे कम देता है मध्य प्रदेश। इसके अलावा मनरेगा नाम इसका हुआ था 2005 में एक्ट के तहत आया, 2006 में लागू हो गई थी ये, और 2008 में जो है इसका नाम बन गया था महात्मा गांधी। महात्मा बाद में जुड़ा इसके आगे, पहले सीधा नरेगा था ये, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। 100 दिन का जो है डेफिनेट काम मिलता ही मिलता है। अगर कोई घर के अंदर वयस्क सदस्य काम करने योग्य है और उसको काम की जरूरत है, तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत, आपको पता होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समझ में आ गई आपको, उत्तर प्रदेश सरकार की, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141B के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अपने सारे इंपॉर्टेंट है खैर, बट फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि इसको पूछने की संभावना अलग अलग तरीके से है। कैसे? इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस जो आपका किस चीज़ पर जो है, या फिर ऐसा बोलेगा कौन से आपके ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस पर कि उसके इंपोर्ट पर या उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे करके पूछेगा। क्योंकि HCFC जो है वो क्या है? HCFC 141B जो है ये फोम उत्पादन के लिए किया जाता है, फोम प्रोडक्शन के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है, और ये एक तरह से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। समझते हो आप ODS? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की बात करूं मैं, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक उसके अंदर CFC है, और CFC के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है आपका ये। CFC के बाद जो दूसरा खतरनाक है वो है आपका HCFC 141B। तो ध्यान रखना है, ODS है ये, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है।
तो ये किस अधिनियम के तहत जो है प्रतिबंध किया गया है? इसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने, अभी इसका इंपोर्ट जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत, बताओ शाबाश, किस अधिनियम के तहत किया गया? इसका आंसर क्या होगा? एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट जो 1986 है। देखिएगा, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था वो अलग चीज है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1982 के तहत है। और अभी क्या किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो आपका अभी किया गया है वो किया गया ओजोन डिप्लेटिंग, ओजोन डिप्लेटिंग रेगुलेशन एंड कंट्रोल, रेगुलेशन एंड कंट्रोल संशोधन अधिनियम 2019, संशोधन अधिनियम 2019। ये किसके तहत है? ये आपका इसके तहत है। और इसी के तहत जो है इसको HCFC 141B को क्या कर दिया गया है? इसका इंपोर्ट, इसका आयात करना बैन कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद कौन सी पता होनी चाहिए? ओजोन डिप्लेटिंग रेगुलेशन एंड कंट्रोल संशोधन अधिनियम 2019, इसके तहत जो है इसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन जो है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर को क्या हुआ था? ओजोन डे। या ओजोन की बात करें तो ओजोन आपको पता है कि इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन को बचाने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1987 1987 को हुआ था। ठीक है ना, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन को बचाने के लिए। ओजोन जो है कहां पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है आपकी, जो पहला ट्रोपोस्फीयर है उसके बाद वाला जो आपकी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर पाई जाती है। जो समताप मंडल है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है और उससे हमें बचाती है, जो कि स्किन कैंसर का कॉज हो सकती है। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। क्लियर? राइट। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया आपका 1986 वाला। तो ये आपको ध्यान रखनी है पूरी बात। इसका क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको गलत नहीं करना है। HCFC 141B ऐसे भी पूछ सकता है, कौन से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को अभी हाल ही में बैन किया गया है? HCFC 1B, ठीक है, 141B। इसका यूज जो है फॉर्म प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है? किस चीज पर जो है इंपोर्ट पर बैन किया गया, किसके तहत किया गया? तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपर फैब्रिक लैब का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली सुपर फैब्रिक लैब का उद्घाटन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा शाबाश। पहली सुपर फैब्रिकेशन लैब का उद्घाटन। ये सुपर फैब्रिकेशन लैब क्या है? इससे हम लोग किसी भी टाइप का मशीनरी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सुपर फैब्रिकेशन लैब होती है, जो कि यूएसए के मैनचेस्टर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बाहर या यूएसए के बाहर पहली ऐसी प्रयोगशाला या लैब की स्थापना की जा रही है। वो कहां पर की जा रही है ये आपसे पूछा है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। मैनचेस्टर जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए का, ठीक है, उससे बाहर ये हो रही है। एकमात्र लैब लग रही है जो कि केरल के अंदर लग रही है, ठीक है। इससे सुपर फैब्रिकेशन क्या है? ये केरला स्टार्टअप एक्ट, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम एक्ट है, केरला स्टार्टअप मिशन है, उसके तहत जो केरला स्टार्टअप मिशन जो है उसके तहत जो है ये किया गया है, लाया गया लैब को, ताकि उस स्टार्टअप को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए केरल जो है उसके अंदर स्थापित की गई है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि पहली सुपर फैब्रिकेशन लैब है। इसका सुपर फैब्रिकेशन लैब का क्या मतलब है? इससे हम लोग किसी भी टाइप का जो मशीनरी जो है, कितना भी एडवांस मशीनरी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बनाया जा सकता है। तो ये है सुपर फैब्रिकेशन लैब। तो ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थापित हुई है? केरल में स्थापित हुई है, राइट। तो इतना ध्यान रख लेंगे आप लोग। केरल, अब बात केरल की आ रही है तो केरल के बारे में थोड़ा सा, अमेरिका के बाहर, यूएसए के बाहर पहली है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें केरल की, तो केरल के अंदर जो है आपको पता होगा केरल के सीएम कौन है अभी? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जो है वो मुख्यमंत्री है, पिनरई विजयन। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद जो है
ये कौन है वहां पर, राज्यपाल है। इसके अलावा केरल की बात करें तो केरल के अंदर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 144 विधानसभा, 20 लोकसभा और 9 राज्यसभा। ठीक है, 144 जो है वो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 9 सीटें हैं केरल के अंदर। ठीक है, इतना ध्यान रख लेंगे आप लोग। इसके अलावा जो केरल के अंदर फेमस रिवर है वो है पंबा और पेरियार। पंबा और पेरियार जो है 2 नदियां बहुत ही ज़्यादा फेमस है केरल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। पेरियार नदी वेरी वेरी फेमस, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा शांत घाटी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल के अंदर, आपको आइडिया भी होगा इस बात का। इसके अलावा केरल के अंदर अगर बात करें हम लोग तो मोहिनी अट्टम और कथकली 2 जो है इसके क्लासिकल डांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम 2 क्लासिकल डांस जो है केरला से है। राइट, तो ये कुछ एक चीज़ें आप केरल के बारे में ध्यान रखेंगे। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, केरल भारत की पहली सुपर फैब्रिकेशन लैब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत पर्व 2020 समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है। भारत पर्व 2020 समारोह बता दीजिएगा किस स्थान पर आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आपका गुजरात। तो भारत पर्व क्या है, भारत पर्व 2020 कहां किया गया है, लाल किला। तो रेड फोर्ट जो है लाल किले में, रेड फोर्ट लाल किले से किया गया और ये कहां पर है, दिल्ली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो आंसर तो हो गया बी। ठीक है, न्यू दिल्ली हो गया बी। इसमें क्या है, भारत पर्व 2020 में मतलब क्या है कि जो देखो अपना देश, इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ के लिए प्रमोट करना कि वो अपने देश के विभिन्न विभिन्न भागों में जाए और भारत का जो कल्चर है, भारत की जो हेरिटेज है उसको दर्शन करे, जिसको नाम दिया देखो अपना देश जो है, इसको प्रमोट करने के लिए, इस अभियान को प्रमोट करने के लिए बेसिकली भारत पर्व 2020 मनाया गया। जो कि कहाँ से, ये जो है आपका इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट में। तो आपको ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके 2020 की अगर थीम की बात करें तो 2020 की थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम लोग पूरे देश को इंटीग्रल करना चाहते हैं, एक से लोगों के अंदर जो है साउथ नॉर्थ सब ईस्ट वेस्ट जो है एक दूसरे के कल्चर को देखे और उससे बहुत कुछ समझे। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग ले। तो इसलिए जो हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी ये तमाम चीज़ों को जो है कर सकते हैं। लेकिन 2020 की थीम क्या है इसकी, भारत पर्व की, एक भारत श्रेष्ठ भारत और क्या है, महात्मा गांधी के 150 वर्षों का उत्सव। ठीक है, महात्मा गांधी के 150 वर्षों का उत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये 2020 की थीम है। तो ध्यान रखना इस बात का भी साथ में। बट भारत पर्व 2020 क्या है मेनली, ये ज़्यादा पता होना चाहिए आपको। इस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है कि देखो अपना देश को प्रमोट करने के लिए। राइट, तो इसका हो गया बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ गंगा वोल्गा संवाद शुरू किया है। जिसको नदी का पता है कौन से देश में है वो बता देगा देश का नाम किसके साथ है ये। जिसको नदी का नाम नहीं पता है वो नहीं बता पाएगा। तो बताइए गंगा किस देश में है, किधर बहती है गंगा, भारत में। तो एक तो भारत हो गया। अब वोल्गा किधर की है, वोल्गा कहाँ है, रूस के अंदर है। तो गंगा वोल्गा जो है रशिया और भारत के बीच की ये डायलॉग है एक तरह से। ठीक है ना, गंगा वोल्गा जो है वो संवाद किसके बीच है, रूस और भारत के बीच में है। तो ध्यान रखना है रूस के साथ ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, अभी न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ था इसका गंगा वोल्गा संवाद का, जो कि रूस के साथ है भारत की। तो किस देश के साथ है ये पूछा है। तो वोल्गा रिवर जो है वो रशिया की रिवर है। ठीक है, रूस के अंदर है और गंगा भारत की है। तो गंगा से वोल्गा की कनेक्टिविटी, मेन मकसद क्या है इसका, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जो है दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी, चाहे वो कल्चरल कनेक्टिविटी, चाहे वो ट्रेड कनेक्टिविटी। ठीक है, इस प्रकार से जो है कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसके लिए है गंगा वोल्गा संवाद। स्पेसिफिकली किसके बीच में है, भारत और रूस के बीच में है और नई दिल्ली के अंदर हुआ इसका आयोजन अभी 2020 के अंदर लास्ट जो है। क्लियर है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जो है 2018 में इसकी बात हुई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है कनेक्टिविटी से थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, एक है INSTC। INSTC क्या है, इंटरनेशनल। आई से क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ
ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, इसकी शुरुआत 2002 के अंदर हुई थी। एक्चुअल में 2002 के अंदर इसकी बात की गई थी। अभी जो है ये बात जोरों शोरों पे है INSTC के बारे में। ये ऊपर रसिया से नीचे भारत तक के बीच की कनेक्टिविटी दे रही है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, माल का, ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं एक दूसरे देशों के बीच में। तो इसके अंदर ईरान भी साथ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी मिडिल कंट्रीज आ रही है ऊपर रसिया तक। ये INST जो है लगभग 7000 किलोमीटर या 7200 किलोमीटर एग्जैक्टली जो है इस INST कॉरिडोर की लंबाई है, जिस पर काम चल रहा है अभी। इसके अंदर वर्तमान में 13 देश जो है इसका हिस्सा है, 13 कंट्री जो है वर्तमान में इसमें शामिल है। ये बात थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो गंगा वोल्गा कनेक्टिविटी के बारे में है, और ये किसके बीच में है, रूस और भारत के बीच में। और INST से मैंने आपको और बता दिया इसके साथ ही, क्योंकि रूस से भारत के बीच में एक कॉरिडोर बन रही है जिसमें और देश भी शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष से संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप सबको पता है। कौन से वर्ष से शुरू किया गया था, बता दीजिएगा, शाबाश। किस वर्ष से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? 2017, 19, 18, 16, कौन से साल से हुआ है शुरू? क्या करेक्ट है? देखिएगा, पहले जो है बजट शुरू होता था फरवरी के लास्ट मंथ में, फरवरी के लास्ट जो है वीक में शुरू का जो आपका बजट पेश किया जाता था। बजट पेश किया जाता था फरवरी के लास्ट वीक में पहले। उसके बाद जो है जब पूरी तरह से बजट पास होना, फिर पैसा अलॉट होके लास्ट में फाइनली डिपार्टमेंट्स तक जाना, ये बहुत लंबा टाइम चला जाता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो जाता है ना 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल तक पैसा ही नहीं पहुंच रहा है तो मिनिस्ट्रीज को दिक्कत आएगी, डिपार्टमेंट्स को दिक्कत आएगी। इसलिए बजट को पहले ही जो है शुरू कर दो बजट सेशन को, ताकि उस टाइम तक दिक्कत ही ना आए ये। तो इसलिए बजट सेशन को जो है 1 फरवरी 2016 से ये शुरू किया गया था। बजट सेशन को 2016 से 1 फरवरी में या 1 फरवरी से शुरू करना शुरू कर दिया था। इस बार जो है 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू हो गया था, जिसमें बजट सत्र शुरू होता है तो उसमें बजट पेश करते हैं, उससे पहले वाले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। ठीक है, बजट के बारे में अगर बात करें, बजट के बारे में अगर बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसमें जिक्र है, लेकिन बजट वर्ड जो है, बजट वर्ड जो है ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में क्या लिखा हुआ है? AFC एनुअल फाइनेंशियल जो है, AFC जो है लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है। इसके अंदर वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये बजट को नाम दिया गया अनुच्छेद 112 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर। और बजट नाम हमारे संविधान में कहीं नहीं है, ये हम लोग यूज करते हैं इसका वर्ड का बस केवल और केवल। क्लियर है? तो इतना ध्यान रख लेंगे। अब 2017 के अंदर जो है रेल बजट और आम बजट को जोड़कर एक ही बजट कर दिया था। अदरवाइज पहले रेल बजट अलग जो है पेश किया जाता था और आम बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन वो फालतू का खर्चा लगा हमें एक तरह से कि क्यों फालतू में पैसे को वेस्ट किया, इसलिए एक ही में मर्ज करके हम लोग दोनों को बना रहे हैं अभी 2017 से। ठीक है, लेकिन इसने पूछा 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा कब से, तो आंसर हो जाएगा 2016 से, तो डी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई कचरा निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया है? ई कचरा क्लिनिक, ई कचरा क्लिनिक है ये, ई कचरा खोला लिख दिया है, सॉरी गलती है ये। ई कचरा क्लिनिक जो है निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन। जैसे केरल में फैब्रिकेशन वाला था लैब जो, उसी तरह से सुपर फैब्रिकेशन लैब की तरह ई कचरा क्लिनिक खोला है भारत का पहला। कौन से राज्य में है बताइएगा फटाफट से? इन विच स्टेट, इन विच सिटी, शहर कौन से में है, कौन से शहर में खुला है ये? देखिएगा क्या है, ई कचरा क्लिनिक जो है इसको बनाया गया है जो जंक पड़ी हुई बसेस थी, उसका जो लोअर केस होता है, उसका जो नीचे वाला ढांचा है, उसका यूज करके जो है इसको ई वेस्ट का प्रयोग करके पूरी तरह से इसको डिजाइन किया गया है ई कचरा क्लिनिक को। और ये ई कचरा क्लिनिक जो है ये भोपाल के अंदर बनाया गया है। भोपाल आपको पता है कहाँ पर है? भोपाल कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। तो भोपाल के अंदर जो है ई कचरा क्लिनिक भारत का पहला बनाया गया है। और ये ई कचरा क्लिनिक जो है ये CPCB यानी
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लस भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, कौन कौन, भोपाल नगर निगम प्लस केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल या केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है, नियंत्रण बोर्ड जो है इसके द्वारा, और भोपाल नगर निगम, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको शुरू किया है जो आपका ई कचरा क्लिनिक है। इसमें क्या होगा कि जो कूड़ा है या कचरा है उसको पहले तो सेग्रीगेशन होगा, उसका पृथक्करण होगा। जो घरेलू कूड़ा है उसका अलग और जो इंडस्ट्रियल कूड़ा है उसका अलग, यानी जो वाणिज्यिक कूड़ा है और कचरा है उसको अलग, और जो घरेलू डोमेस्टिक कूड़ा है उसको अलग किया जाएगा। इस दोनों के अंदर चीजें क्या है, जो बीएमसी होगी, बीएमसी मतलब जो भोपाल नगर निगम है, ये क्या करेगी, ये डोर टू डोर जाके कूड़ा उठा के लेके आएगी, इसका तो यही काम है। लेकिन सीपीसी भी क्या देगा इसमें सीपीसी भी टेक्निकल हेल्प देगा। केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये इसमें टेक्निकल हेल्प देगा, किस प्रकार से जो है उस कूड़े का हम लोग और ज्यादा पहले अलग करना है उसको, फिर उसका जो है आपको प्रोसेसिंग करने के बाद जो है फिर उसमें क्या करना है, निपटान भी करना है। इस कूड़े का निपटान भी हम लोग साथ ही साथ कर देंगे। तो इसमें 3 काम हो गए। सबसे पहले क्या है, इसमें हम लोग पृथक्करण करेंगे दोनों कूड़ों का, यानी डोमेस्टिक एंड वाणिज्यिक। उसके बाद इसका जो है प्रोसेसिंग जो भी होना है, देन जो है हम लोग निपटान करेंगे इस कूड़े का। तो ये 3 काम है, राइट। तो टेक्निकल हेल्प जो भी होगा इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, वो सीपीसी भी, और घर घर कूड़ा जाके उठाएगा भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये है काम। किसके द्वारा ई कचरा क्लिनिक कहाँ, भोपाल में खोला गया। ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी, राइट। तो यही सब कुछ थे आज के क्वेश्चंस आपके इतने ही थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं बार बार ये बात बता ही रहा हूँ आपको, तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हैं थोड़े बहुत। तो ठीक है, ध्यान रखना है, बार बार मैं बताऊँगा नहीं इस चीज़ को, आप लोग खुद से समझ जाइए। और इन क्वेश्चंस को की नोट्स जो बनते हैं आपके वो बना के और रखिएगा, ताकि बार बार रिविजन हो सके, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।